हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्व जियो सब। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अब मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन अब फिर से बता रही हूँ। अब मैंने ये है सर्व जियो सब करके आप SARVAV से करोगे तो आ जाएगा। आकांक्षा जियो सब के नाम से मैंने हटा दिया, अब मैंने अपने पापा के नाम से कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ऐसे सर्च करिएगा और शेयर करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो आज है हमारा 7th चैप्टर रेगिस्तान में जीवन। हमारा 7th चैप्टर 7th का ज्योग्राफी लास्ट है। कल से हम 8th का कंप्लीट करेंगे और साथ में मैराथन क्लास भी हम कंप्लीट करते चलेंगे, और प्रीवियस ईयर का। देखो, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशु एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के लिए उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए कठिन। जाहिर सी बात है कि ऐसे स्थान पर हम नहीं रह पाएंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ ना हो, ना पीने के लिए पानी, ना मतलब कि पशुओं को चरने के लिए कुछ, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, तो कैसे हम रहेंगे। रेगिस्तान चैप्टर का नाम है। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च एवं अथवा निम्न तापमान विरल वनस्पति है। रेगिस्तान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गर्मी, ठीक है, ठंडा भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। विश्व के एक रेगिस्तान क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। याद रखिएगा, तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडा दोनों हो सकता है। मैं आपको यही बता रही हूँ। इन स्थानों में जहाँ कभी ठंडा तो कभी बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। और ऐसे स्थानों पे जहाँ पे मतलब कभी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है तो ये लोग क्या करते हैं, रह जाते हैं। और रेगिस्तान कैसा होता है, तापमान के आधार पर गर्म ठंडा दोनों हो सकता है। गर्म रेगिस्तान, अब देखो, गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। सहारा रेगिस्तान, ये देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, याद रखिएगा। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 है। 32.8 है भारत का पूरा क्षेत्रफल। रेगिस्तान की बात नहीं हो रहा है, भारत का पूरा क्षेत्रफल मतलब लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान, अब यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन आता है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है, और इस देशों का नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में आपको देगा और आप भूल जाओगे। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। एक बार इसे फिर से, एक बार मैं आपको 2 बार बता दे रही हूँ और एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो आप नहीं भूलोगे। आप कोई चीज़ अगर लिखते हो ना तो वो नहीं भूलोगे, इतना आप देख लीजिएगा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता होगा ना। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका ही नहीं, बल्कि बंजरी के मैदान और नग्न चट्टानी वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये देख रहे हो कैसे, ये देखो कैसे चट्टान पाए गए हैं, और ये इस पर आप पैर रखोगे जल जाओगे तुरंत। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। 2500 से भी अधिक मतलब कि ऊंची हैं, कहीं कहीं कोई कोई स्थान पे, सिर्फ बालू नहीं। ये जानिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आज का सहारा का रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ये ज्ञात होता है। नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे यहाँ पे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, पशु तथा बकरियाँ मतलब कि सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश बदल दिया। ये चीज़ याद रखिए कि क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको प्रीवियस ईयर में सब कराऊंगी। जलवायु से पहले हम इनको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली, लीबिया दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में था। कितना था? 57.7 डिग्री सेल्सियस का दर्जा इसको दिया गया था। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचयन होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाता है। मतलब कि अब नमी आए, क्या नमी आता ही नहीं कि वो वाष्प बन के उड़ जाता है। नदी अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। देखो दिन जो होता है ना, ये अविश्वसनीय रूप से बहुत गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रात के टाइम पे अत्यधिक ठंडी हो जाती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये हाल है। सन कैसे रहेगा ठंडी गर्मी। वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति, सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकियस पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ और हरिद्वीप भी पाए जाते हैं। ऊँट, लगड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ, छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं।
वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा ना, लोग यहाँ के लोग कैसे रहते हैं हम बताते हैं आपको। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में परिवर्तन समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन और तुआ रेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल या पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बाल का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े का कंबल बनाने के लिए भी होता है। धूल भरी आदि एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, मतलब कि मोटा मोटा। आप देखे होंगे ना वीडियो में। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी के लोग निवास में मदद करती। देखो, सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती। यहाँ जल की उपलब्धता होने से, देखो यहाँ थोड़ा पानी होने की वजह से खजूर के पेड़ लगाए जाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, पूरे विश्व में तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम भी सम्मिलित है। ये चीज़ें पाई जाती हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़की वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, मतलब कि आपको बताएंगे, डायरेक्शन देंगे। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। वहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसमें वो करे हैं ना, तो उनको पता है कैसे करना है। ये क्या आप जानते हैं, इसको देखते हैं। जब रेत पवन को उड़ा ले जाती तो वहाँ गर्त बन जाता है, और जहाँ गर्त भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरु उद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसल उगाते हैं। कभी कभी यह मरु उद्यान असामान्य रूप से भी मतलब हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरु उद्यान ऐसा ही एक विशाल मरु उद्यान है जो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठंडा रेगिस्तान जो है लद्दाख। लद्दाख दो शब्दों से, ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा, दाख का अर्थ है देश। पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास है जो लद्दाख में स्थित है। ठंडा रेगिस्तान, देखिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाया 49 रुपीज़ का। उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब है, चैप्टर वाइज है। आप जरूर से उसको परचेज करिएगा। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगी, तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा। और ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर के पर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, मान लो ये लद्दाख हो गया, और इसके यहाँ उत्तर समझ रहे हो ना, ये नॉर्थ साइड जो है हमारा, यहाँ पे क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। दक्षिण में जास्कर है, दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, याद रखिएगा, लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं। सिंधु नदी प्रमुख हैं। ये नदियाँ हमारी गहरी घाटी, महाखंड मतलब गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमालय जैसे ग्रेगी हिमालय, ठीक है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु की पतली परत होती है, जिसे सूर्य की मतलब की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है एवं रात के समय में 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में बर्फीला ठंड हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा की कमी होती है। यहाँ पे क्या होता है, वर्षा की कमी होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि सूर्य की धूप इस तरह बैठे कि आपके पैर में छाया हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। हम लोग देखो ठंडियों में फिर भी ढूंढते हैं ना, जैसे खटिया लगा लेंगे अपना एकदम द्वार में मज़े से, और जहाँ बहुत धूप आएगा तो उस तरफ पैर कर लेंगे, और जहाँ पे हल्का छाँव आएगा उधर सर कर लेंगे। तो इससे बचिएगा, आप समझ रहे हो ना। लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, ठीक है। वनस्पति एवं प्राणी जात, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, यानी सरपत जिसको बोलते हैं, विलो भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सरपत एवं पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे बड़े पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आती हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्टर, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं
खूब पाए जाते हैं। ये सामान्य पक्षी यहाँ के। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। पश्मीना शॉल लद्दाख का भी मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में डेली कराती हूँ, आप लोग ज़रूर से देखिएगा, और शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाती हूँ, आप लोग उसको भी सपोर्ट करिएगा। तो अभी पश्मीना शॉल परसों उसको पश्मीना के ऊन को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत के मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं, ठीक है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिश, थिक्से से एवं लामा युरू हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की केवल महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी हो। यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा परिश्रमी होती है। वो केवल घर में ही नहीं, खेतों में ही काम करती हैं, बल्कि छोटे छोटे व्यवसाय भी पालती हैं, घर, खेत और बिजनेस भी करती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जो जिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, इसलिए श्रीनगर का बल्ला बहुत फेमस है। चीरू तिब्बती एंटीलोप का एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार सहतूस नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग ला, बाराला और लुंगा लाचा एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन, देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान एवं हिमनद की सैर, उत्सव तथा अनुष्ठानों को यहाँ देखना प्रमुख पर्यटन का आकर्षण होता है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ये लोग सच में बहुत अच्छे हैं यार, मतलब कि हम लोग की तरह एकदम से व्यर्थ नहीं करते कोई भी चीज़। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। कल से हम 8th चैप्टर देखेंगे।